हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। मैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी की तैयारी को लेकर आपके सामने आया हूं और इससे संबंधित जो ट्रिक्स हो सकते हैं और इसके लिए क्या क्या आपको स्टडी करनी है, क्योंकि 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स होना है। आपके पास लगभग 4 महीने का समय है और 4 महीने का समय पर्याप्त होता है पीटी की तैयारी के लिए। कहीं ना कहीं कोविड-19 के चलते जो आपके पास समय मिला है, जिनकी तैयारी हो गई है बहुत अच्छा है, जिनकी तैयारी नहीं भी हो पाई है और जहाँ भी आपके लैक हो रहे हैं या जहाँ भी आपकी कमजोरी है उसको आप अभी दुरुस्त कर सकते हैं। प्रॉपरली आप उसको रिवीजन करके ठीक कर सकते हैं। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी आप भी जानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि 2014 में यहाँ से 34 क्वेश्चंस पूछे गए थे आउट ऑफ 100। अगर 100 में 34 प्रश्न अगर पूछे गए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, तो इसका मतलब है कि सिलेक्शन का मैक्सिमम जो पोर्शन है वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे है। 2016 में भी 21 प्रश्न पूछे गए थे। हालांकि यह जो है घटता बढ़ता रहता है। पिछले साल भी 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यह क्वेश्चन जो है पूछने का ट्रेंड्स जो है वो बदलता रहा है। कभी कम पूछा जाता है, कभी ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन मिनिमम कोई भी साल में 15 से कम प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। और बहुत ही इजी यह सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आप इसको एक बार अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो आप समझ भी जाएंगे। और चूँकि एक बिल्कुल समुद्र की तरह है कि आपको लगता होगा कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी एक समुद्र की तरह है, कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े। बाकी सब्जेक्ट के लिए बुक भी अवेलेबल है, नोट्स भी अवेलेबल है, लेकिन सवाल है कि आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए कहाँ से और क्या पढ़े, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। तो जल्दी से मैं सबसे पहले आपको यह बताने की कोशिश करूँगा कि आप कहाँ से स्टडी शुरू करें। तो मैंने पहले भी पिछले सेशन में आपको बताए थे कि आप शंकर आईएएस क्लास की जो बुक्स है उससे आप अपनी स्टडी को शुरू कर सकते हैं। वहाँ से स्टडी शुरू करेंगे तो आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी की अच्छी तैयारी हो पाएगी। इसके अलावा अगर दूसरी बुक्स की बात करें तो इसके अलावा कोई दूसरी बुक्स नहीं है, लेकिन 10+2 की 12th क्लास की एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी है उसके लास्ट के 4 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया गया है और मैप और डायग्राम के द्वारा आपको इकोसिस्टम को बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया है। तो 2 ही बुक्स आपको प्रीफर करना है। एक तो शंकर आईएएस क्लास की जो कोचिंग की बुक्स है वो, और फिर 12th क्लास की बायोलॉजी की लास्ट की 4 चैप्टर केवल। फिर भी अगर आपको लगता हो कि शंकर आईएएस के जो बुक्स है उसमें भी अगर सिलेक्टिव होना है तो उसमें भी बहुत सारे चांस है कि क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड्स है उसके हिसाब से हम सिलेक्टिव हो सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन सा चैप्टर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चन पूछा कहाँ कहाँ से जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आप पहले देख लें। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी क्वेश्चन जो है 3 से 4 क्वेश्चन करेंट बेस्ड होता है। नेशनल लेवल का या इंटरनेशनल लेवल की कोई ट्रीटी हुई हो, कोई सम्मेलन हुआ हो, कॉन्फ्रेंस हुआ हो, उससे संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एरिया होता है मैप बेस्ड क्वेश्चन, वो उसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करेंट मैप बेस्ड क्वेश्चंस। अब जाते हैं कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि बायोडाइवर्सिटी से भी 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी 5 से 7 तक क्वेश्चन रहा है, लेकिन मिनिमम इससे 4 से 5 क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज से पूछा ही जाता है। तो इसके अलावा अगर देखेंगे एक्ट एंड पॉलिसी से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्ट और पॉलिसी जो है वो भारत की एक्ट एंड पॉलिसीज भी है, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए ट्रीटी है, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के ये 6 एरिया है जहाँ से इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पेपर की तैयारी के लिए आप कर सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं कुछ डायग्राम आपके सामने लेके आया हूँ, जो डायग्राम आपको बताएगा कि आप अपनी तैयारी को कैसे अच्छा रख सकते हैं। और आप भी इस तरह के डायग्राम बना के यदि आप स्टडी करते हैं तो यह डायग्राम आपको काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। याद करने की जो समस्या है उसका भी निदान होगा और आप ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, जिसके चलते क्वेश्चंस जो आपको सोल्व करने में परेशानी होती है उसको भी
आप इजली जो है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं और इजली आप एलिमिनेशन मेथड द्वारा आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने कुछ डायग्राम की तरफ चलता हूं जो आपको बताएगा कि किस तरह से आपकी स्टडी और अपने डायग्राम को आप अच्छा कर सकते हैं। तो कुछ मैंने डायग्राम बनाए हैं इकोसिस्टम के बारे में जो कि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम, मैंने इसको बताया है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है ट्री है, प्राइमरी कंज्यूमर काऊ है, सेकेंडरी कंज्यूमर बर्ड्स एंड वोल्फ है, एंड टर्सरी कंज्यूमर मैन एंड लायन है। बट कई बार ऐसे आप देखते होंगे कि टर्सरी कंज्यूमर मैन है वो प्राइमरी भी हो सकता है जब वो अन्न वगैरह खाता है, और सेकेंडरी भी हो सकता है जब वो किसी जीव को खाता है। तो बस जनरली जो है हम लोग बुक्स में इसी तरीके से इसको पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से एक वेन चार्ट द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, जहाँ तीनों जंक्शन पे मिलता है उसको बायोस्फीयर कहते हैं। यही वो एरिया होता है जहाँ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जहाँ भी जीवन है वो यहीं पे होता है, जहाँ पे लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर मिलता है। आप ये देख सकते हैं कि वेन डायग्राम में किस तरह से दिखाया गया है। अब आगे हम चलेंगे, फूड चेन को भी समझने की ज़रूरत है। देखिए कितने ही अच्छे तरीके से फूड चेन को बताया गया है कि प्लांट जो है, प्लांट को ग्रास होपर जो है खाता है, ग्रास होपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नैक खाता है और स्नैक को ईगल खाता है। आगे के पेज में हम आपको बताएंगे ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। जो प्रोड्यूसर प्लांट्स होते हैं उसको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। कंज्यूमर जो है आप देखेंगे, आप बिल्कुल मैं क्लोज लेके जा रहा हूँ, बहुत ही आप आसानी से देखिए, और आप स्क्रीनशॉट भी अभी ले सकते हैं, क्योंकि जब लाइव स्ट्रीमिंग होती है बाद में जो अपलोड वीडियो होता है उसमें आपको ठीक से दिखता नहीं है। तो मेरी कोशिश यह होगी कि मैं आपको इसको दूसरे वीडियो में अपलोड करके बताने की कोशिश करूंगा। तो कंज्यूमर्स जो है 3 प्रकार के होते हैं। हर्बीवोरस वो होता है कि जो केवल प्लांट को खाता है, जैसे कि डियर होते हैं। उसी तरह से कार्निवोरस होते हैं जो कि फ्लेश को यानी कि मांस को खाता है, यानी कि लायंस जो है, और ओमनीवोरस जो दोनों को खाता है, यानी कि प्लांट भी होता है, फ्लैश भी होता है, ये दोनों को खाता है। ये 3 प्रकार के हमारे कंज्यूमर्स होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स जो है वो डेड ऑर्गेनिज्म होता है उसको खाता है, जैसे ग्रो यानी कौवा और ईगल जो है वो उसको खाता है। और कहीं ना कहीं स्कैवेंजर्स के कम होने के चलते हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिस्टर्ब हुई है, और पर्यावरण में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स शुरू हुआ है, और पॉल्यूशन जो है कहीं ना कहीं बढ़ी है। ये भी एक रीजन्स है। हम फूड वेब को भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ड्राइंग द्वारा आपको बताया जा रहा है कि फूड वेब क्या होता है। जैसे कि आप ग्रास से हमने स्टार्ट किया है, ग्रास को देखेंगे कि ग्रास को ग्रास होपर भी खाता है, रैबिट भी खाता है, और यहाँ मैं आपको फिंगर से दिखा रहा हूँ कि यहाँ रैट भी खाता है, और फिर रैट को स्नैक भी खाता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि ग्रास होपर को लिजर्ड खाता है। बट लिजर्ड, रैबिट, स्नैक या रैट एंड ग्रास होपर, यानी कि ये पांचों को जो खाता है वो है ईगल। तो ये इस तरह से फूड वेब को हम आसानी से समझ सकते हैं, और इस तरह से आप डायग्राम बना के आप अपने तैयारी को और भी दुरुस्त कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एसिड रेन के बारे में, चूँकि इस साल क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो एसिड रेन में आप देखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के चलते, जो मॉइस्चराइजर यानी कि H2O के मिलने के चलते H2SO4 और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है। कहीं कहीं देखेंगे कि क्लोरीन और CO2 के चलते भी बहुत कम मात्रा में एसिड बनते हैं। इसीलिए मेजरली अगर देखा जाएगा तो SO2 और NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के चलते 2 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है। और ये एसिड रेन के चलते जो प्रभाव होता है आपको अच्छे से पता है। स्पेशली भारत में जो प्रभाव हो रहा है, ताजमहल जो है वह पीला हो रहा है, उसके मार्बल्स जो है
वो कहीं ना कहीं एसिड रेन के चलते ख़राब हो रहा है। और ये प्लांट पे भी इफ़ेक्ट करता है, मनुष्य पर इफ़ेक्ट करता है, एनिमल्स पे इफ़ेक्ट करता है। और एसिड रेन के बारे में एक बात और बताता हूँ कि जब भी पहली बारिश होती है तो हम लोग हमेशा सबको मना भी करते हैं और ख़ुद भी बारिश में स्नान करने से मना करते हैं। इसकी वजह यह होती है कि जो कल कारखाने से NO2 SO2 जो निकलती है और जो बादल के रूप में बारिश के पहली बारिश होती है उसमें मैक्सिमम जो है एसिड रेन ही होता है। तो सेकेंड थर्ड बारिश के बाद ही हम यह कहते हैं कि आप ज़रूर बारिश में नहाएं, लेकिन सेकेंड थर्ड के बाद। और जब हमें संग्रहण भी करना होता है पानी को, अगर वाटर हार्वेस्टिंग भी करना होता है, तो पहली बारिश के पानी को हम लोग संग्रह नहीं करते हैं, स्टोर नहीं करते हैं। उसकी वजह सिर्फ यह है कि उसमें एसिड होता है। और एसिड को आप देखेंगे एक डायग्राम के द्वारा आपको बताया गया है कि किस तरह से कल कारखाने से NO2 SO2 निकल रहा है। और यह जो है बादल के रूप में आप देखेंगे H2O, जो कि सागर, महासागर, नदी, तालाब, झील से निकलती हुई SO2 यानी जलवाष्प जो है वो बादल बनती है। बादल के साथ NO2 SO2 होती है। जब यह H2O के साथ अभिक्रिया करती है तो HNO3 और H2SO4, आप देखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ H2O का रिएक्शन होता है, H2SO4 बनता है, और NO2 के साथ रिएक्शन करके HNO3 बनता है। ये दो एसिड जो है ट्री को किल बाय द एसिड रेन, ये पौधे को किल कर देता है, मारता है, और इस तरह से पौधे धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। और एसिड रेन का दुष्प्रभाव जो है उसको हम इस तरह से देख सकते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, अब इस तरह से आप अपने डायग्राम को बना सकते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर इस तरह से अपनी स्टडी को करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप याद करने की पोजीशन में होंगे और टेक्निकली दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा आप साउंड भी होंगे और आपको आसानी भी होगी। अब हम बात करते हैं, जैसा कि NCERT के बायोलॉजी 12th क्लास के लास्ट 4 चैप्टर को आपको पढ़ने के लिए मैंने बताया था, उसको आप पढ़िए और उसको टोटली पढ़िए, पूरा पढ़िए। उसके अलावा जो शंकर IAS एकेडमी की जो बुक्स है जिसके बारे में मैंने पहले चर्चा किया है, उसमें भी आप सेलेक्टिव हो सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके कि कौन कौन सा चैप्टर को ही आपको रिवीजन करना है, पढ़ना है। तो पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे हम आगे की वार्ता करेंगे। जैसा कि आप पहला कंटेंट्स आप देखेंगे, पहले जो है उसको आपको छोड़ देना है इकोलॉजी को। सेकेंड जो है फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, उसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आप थर्ड जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, फोर्थ चैप्टर, यानी कि थर्ड फोर्थ चैप्टर को पढ़िए। फिर आप देखेंगे फिफ्थ चैप्टर को मैंने रिकमेंड किया है कि फिफ्थ चैप्टर को आप पढ़िए। फिफ्थ चैप्टर के बाद सीधे 9th चैप्टर, यानी कि बायोडाइवर्सिटी में 9th चैप्टर बायोडाइवर्सिटी, इंडियन बायोडाइवर्सिटी, 11 शेड्यूल एनिमल्स ऑफ। ये देखिए एक्ट और पॉलिसी से क्वेश्चन 1 से 2 हर साल पूछा जाता है, इसीलिए इसको अच्छे से करेंगे आप। 12 नंबर चैप्टर जो है एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इसको भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। फिर चैप्टर नंबर 13 देखेंगे जिसमें कि प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो यह यहाँ से क्वेश्चन जो है हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फिर 15 नंबर में हम देखेंगे कि प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, तो ये 15 नंबर चैप्टर भी आपको देखना पड़ेगा। और फिर कंजर्वेशन एफर्ट्स जो है 16 नंबर चैप्टर को भी आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम चलते हैं कि आगे के कौन से चैप्टर है। तो क्लाइमेट चेंज से 4 से 5 कभी कभी 7 से 8 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो क्लाइमेट चेंज को 17 नंबर चैप्टर देखना है। 18 नंबर चैप्टर आप छोड़ सकते हैं। ओजोन डिप्लेशन जो है 19 नंबर चैप्टर, उसको देखना है। 20 नंबर चैप्टर में इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इंडिया एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजी जो है 21 चैप्टर, 22 चैप्टर इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज। सो 22 नंबर चैप्टर को भी आपको देखना पड़ेगा। फिर 23 नंबर में देखेंगे क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुरू के वर्षों में इससे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं और करेंट बेस जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। अब देखेंगे कुछ चैप्टर को हम छोड़ेंगे, सीधे आ जाएंगे एक्ट एंड पॉलिसी। जैसा कि मैंने बताया था पहले भी, 3-4 क्वेश्चन तक एक्ट एंड पॉलिसी से पूछा जाता है। इसको 2 बार रिवीजन आप जरूर करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखेंगे 26 नंबर इंस्टीट्यूशंस एंड मेजर्स, ये चैप्टर भी आप देख लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन,
यहाँ से एक क्वेश्चन की संभावना हमेशा रहती है, इसको भी आपको देखने की जरूरत है। उसके बाद इन्वायरमेंटल, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल आप देखेंगे चैप्टर नंबर 28, इससे भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और फिर लास्ट चैप्टर जो है वो 29 चैप्टर है, वो है इन्वायरमेंट इशूज एंड हेल्थ इफेक्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो फ्रेंड, इस कुल मिला के आप देखेंगे कि यहाँ आपको शंकर IAS एकेडमी के जो बुक्स है उसमें भी सिलेक्टिव होने के आपके चांसेज है, जहाँ से आप सिलेक्टिव अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे जो मुझे बताना था, बस इतना अगर आप करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। बस इतनी सी आपको तैयारी करनी है और लगभग 15 से 20 प्रश्न आउट ऑफ 100 में आपकी तैयारी पूरी की पूरी हो जाती है।